हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति चौधरी एंड वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। आज हम एक नया इनिशिएट ले रहे हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो स्टेट पीएससीज के हों या यूपीएससी के हों, सारे क्वेश्चंस ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ताकि जैसे हम कोई टेस्ट सीरीज करते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की, या फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, तो बेटर ऑप्शन होता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले कर लें, बाद में अगर हम चाहें तो टेस्ट सीरीज कर लें। तो जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से स्टेट पीएससीज में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूपीएससी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे हमें यहाँ पे एक आइडिया लग जाएगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि एक आप इसमें नई चीज़ ये देखेंगे कि जैसे कोई क्वेश्चन किसी स्टेट पीएससी में पूछा गया है, तो 2-4 साल बाद या अगले ही साल आपको मिलेगा कि किसी दूसरे स्टेट पीएससी में सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यूपीएससी के साथ भी ऐसा ही होता है कि जैसे स्टेट पीएससी में कोई क्वेश्चन पूछा है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज करके उसको यूपीएससी में पूछ लेता है, या यूपीएससी में पूछा है तो उसको स्टेट पीएससी में पूछ लेता है। आपको रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस इसमें मिलेगा, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका होगा, रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो हम यहाँ पे एक घटना चक्र की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम भारतीय राज्य व्यवस्था से, पॉलिटी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जो आज भारत का संविधान है, उसके संविधान में जो जो प्रावधान दिए हुए हैं, तो वो प्रावधान हम कहाँ कहाँ से ले लिए हैं हमने, क्योंकि नए अलग अलग देशों से, अलग अलग चीज़ों से हमने वो लिए हैं। तो उसका एक रोल ये भी है कि जो हमारे यहाँ पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया था, तो उन्होंने जिस तरह के कानून भारत में शासन करने के लिए बनाए थे, तो वो भी, उनकी भी झलक, उनकी भी छवि हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलती है। इसलिए वहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है भारत के संविधान के विकास होने की। इसलिए इसको भारत का संवैधानिक विकास के तौर पर हम देखते हैं, इस तौर पर हम पढ़ते हैं। तो इसमें हम देखते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी, तो उसने बहुत सारे अधिनियम पारित किए थे ताकि वो भारत के अंदर शासन कर सके। तो 1773 से 1853 तक हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने कौन कौन से अधिनियम भारत में शासन करने के लिए पारित किए थे, 1773 से 1853 तक। उसके बाद जब ब्रिटिश मतलब ताज का शासन, क्राउन का शासन भारत के अंतर्गत हुआ, तो उसने, ब्रिटिश ताज ने अपना शासन यहाँ पर भारत के अंदर करने के लिए कौन कौन से कानून बनाए, कौन कौन से अधिनियम पारित किए, वो हम देखेंगे 1858 से 1947 तक। तो भारत का संवैधानिक विकास बेसिकली दो पार्ट में हम यहाँ पे देखते हैं, घटना चक्र में दो पार्ट में देखते हैं। तो इसमें जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन कौन से अधिनियम भारत में पारित किए, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो कंपनी के अंतर्गत अधिनियम पारित हुए हैं, उन अधिनियम्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले यहाँ आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की क्या क्या खास बात थी, अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या है, बंगाल का गवर्नर जनरल का पद बना यहाँ पर, और इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए क्या किया गया, 4 सदस्य एक परिषद बना दी गई, कार्यकारी परिषद बना दी गई। अब जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था, वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बना यहाँ पर, ठीक है। उसके और इसकी क्या खास बात थी, इसकी एक और खास बात ये थी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया था, 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक क्या किया गया था कि कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और क्या हुआ था कि वो कोई निजी व्यापार नहीं कर सकते और भारतीयों से किसी तरह का कोई उपहार नहीं ले सकते हैं, इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो एक कंपनी की जो एक गवर्निंग बॉडी होती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से इन्होंने क्या किया था, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर शासन कर रही थी,
उस कंपनी पर क्या किया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से क्या किया था, नियंत्रण स्थापित कर दिया था। इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद में आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात क्या आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की क्या खास बात थी, इसकी खास बात ये थी कि जो कंपनी थी, कंपनी का जो राजनीतिक काम करती थी कंपनी और जो व्यापारिक काम करती थी, उन कामों को अलग अलग कर दिया गया था। कंपनी के राजनीतिक काम और कंपनी के व्यापारिक कामों का क्या कर दिया गया था, पृथक्करण कर दिया गया था। पृथक्करण कर दिया गया था कैसे, जो कंपनी थी, कंपनी को कहा गया कि आप व्यापारिक मामलों को देखिए, कंपनी से कहा गया कि आप व्यापारिक मामलों को देखिए और जो राजनीतिक मामले होंगे उनके लिए हम एक नया बोर्ड बनाएंगे, उस बोर्ड का नाम होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण बोर्ड को ये काम दे दिया गया, कंपनी से कहा कि आप व्यापारिक काम देखिए और नियंत्रण बोर्ड बना दिया गया एक अलग से कि आप राजनीतिक मामलों को देखिए। तो ये खास बात हुई पिट्स इंडिया एक्ट की। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया, 1784 में राजनीतिक और व्यापारिक कामों को पृथक कर दिया गया। व्यापारिक काम कंपनी देख रही थी और राजनीतिक काम कौन देख रहा था, नियंत्रण बोर्ड देख रहा था। इसके अलावा एक अधिनियम आता है 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम। 1786 के अधिनियम की क्या खास बात है, इसमें यह हुआ कि जो गवर्नर जनरल था उसको कुछ अधिकार दिए गए। किस तरह के अधिकार, कि जो गवर्नर जनरल है उसके साथ जो कार्यकारी परिषद है, अगर वो जो कार्यकारी परिषद किसी पर्टिकुलर किसी काम पर जब अगर कोई निर्णय लेती है तो ये गवर्नर जनरल पर डिपेंड करता था कि उस निर्णय को या तो वो लागू कर सकता है या उसको वो निरस्त भी कर सकता है। ये किस पर डिपेंड करता है, गवर्नर जनरल को इस तरह का अधिकार दे दिया गया, गवर्नर जनरल पर ये निर्भर करता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो गवर्नर जनरल जो इस तरह के अधिकार यूज करने वाला था, ऐसा प्रथम व्यक्ति कौन था, जो उसकी कार्यकारी परिषद होती थी, उस कार्यकारी परिषद की बात को मान भी सकता है और उसको लागू नहीं भी कर सकता है, इस पर डिपेंड करता था, इसको अधिकार मिला था। तो ऐसा अधिकार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था लॉर्ड कॉर्नवालिस। पहला कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। इसके बाद आता है 1793 के चार्टर एक्ट। 1793 का जो चार्टर एक्ट था 1793 का, इसकी क्या खास बात थी, इसमें खास बात ये थी कि जो कंपनी के अधिकार हैं, कंपनी के अधिकारों को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, के अधिकारों को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ये 1793 के चार्टर एक्ट की खास बात थी। इसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट क्या था, देखो इसमें क्या है, जैसे पहला गवर्नर जनरल पहली बार, तो जो पहली बार होता है ये खास बात होती है, अंतिम बार या कोई नई चीज़ आई हो तो इन चीज़ों पे हमें बेसिकली फोकस करना होता है। ये जो वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, अगर हम यूपीएससी या स्टेट पीएससी की भी बात नहीं करें, दूसरे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनमें बहुत होता है ऐसा, पहली बार, अंतिम बार, कोई खास चीज़ हुई हो, कोई खास इनिशिएटिव ले लिया गया हो, तो इन चीज़ों पे हमें बेसिकली फोकस करना होता है जब हम कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं 1813 के चार्टर एक्ट की। तो 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर क्या हुआ, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई, ऐसी बात कही गई। कंपनी के भारतीय व्यापार के जो एकाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। कंपनी से कहा गया कि जो भारत के साथ अब एकाधिकार जो व्यापार है वो समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी आई हुई थी यहाँ पे, उनको ये अधिकार मिला हुआ था कि आप भारत के साथ व्यापार कर सकते हो, और जो दूसरे लोग ब्रिटेन में प्रेशर बना रहे थे वहाँ की गवर्नमेंट पे कि हमें भी व्यापार करना है, तो कंपनी जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो वहाँ का शासन था, शासक थे, उन्होंने क्या किया कि इस कंपनी से कहा कि आप अकेले ऐसे नहीं होगे जो केवल भारत में व्यापार कर पाओगे, और लोग भी आएंगे, इसलिए जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अब क्या हुआ कि एकाधिकार को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसको क्योंकि ये पहले से आई हुई थी, सारी जड़ें इन्होंने यहाँ पे जमाई थी, इसलिए इनको एक रिलैक्सेशन दे दिया गया कि अब चीन के साथ चाय का व्यापार का एकाधिकार बना रहेगा। चीन के साथ आप व्यापार करते रहो और चाय का जो व्यापार है उस पर आपका एकाधिकार रहेगा, ये इनको रिलैक्सेशन दे दिया गया। इसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट की क्या खास बात है,
इसकी खास बात यह है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब तक हम कहते थे कि जो गवर्नर जनरल है वो बंगाल का है, अब उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। संपूर्ण भारत का, पहले किसका था? बंगाल का था, अब संपूर्ण भारत का बना दिया गया। इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात यह है, इसमें इस चार्टर एक्ट में एक धारा आई थी, धारा 87। इसमें क्या खास बात थी? इसकी खास बात ये थी कि भारत, जो भारतीय हैं उनको केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा में अयोग्य नहीं समझा जाएगा। आज भी समता के अधिकार में इस तरह का प्रावधान भारतीय संविधान में मिलता है। इसीलिए कहते हैं भारत का संवैधानिक विकास। अब आपका क्या काम है? आप ये काम कीजिएगा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स में आप जाके देखिएगा कि समता के अधिकार में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। वहाँ पे आपको और ठीक से ये चीज़ समझ में आएगी। इससे क्या होगा, आप बुक को सर्च करेंगे, बुक में ये टॉपिक सर्च करेंगे, आपकी समझ अच्छी बनेगी। वरना मैं यहाँ पे भी इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बुक को जाके सर्च करें, बुक में समता का अधिकार क्या है। उससे क्या होगा, आपको आगे पीछे की भी थोड़ी चीज़ें और पता लगेंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक के रिगार्डिंग ज़्यादा बनेगी। तो ये इसकी एक खास बात हुई। दूसरा, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था वो क्या बना, भारत का, क्योंकि पूरे भारत में इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल बना दिया। तो जो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना, पहला व्यक्ति वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये था। अब क्या हुआ, इसमें एक खास बात ये हुई थी, कंपनी के जो समस्त व्यापारिक कार्य थे उनको समाप्त कर दिया गया। जो 20 साल की इन्हें छूट दे दी गई थी ना कि चीन के साथ आप व्यापार कर सकते हो, चाय का व्यापार पे भी आपका एकाधिकार रहेगा, चाय का व्यापार सिर्फ आप ही कर सकते हो, तो उसको यहाँ पे आप पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। और कंपनी को ये कहा गया कि आप किसी तरह का व्यापारिक कार्य नहीं करोगे, आप केवल और केवल क्या करोगे, अब राजनीतिक काम को देखोगे। यहाँ पर भविष्य में आपको क्या करना है, केवल राजनीतिक काम करना है। ये सारी बातें कब हो रही हैं? ये हो रही हैं 1833 के चार्टर एक्ट में, ये सारी बातें हो रही हैं। अब गवर्नर जनरल की परिषद में क्या हुआ, एक कानूनी सदस्य लाने की जरूरत पड़ी। इसको चौथा सदस्य कौन था? 3 पहले से थे, चौथा कानूनी सदस्य हो गया। देखिए, कानूनी सदस्य लाने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि जब 1833 का चार्टर एक्ट आया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब पूरे भारत पर इन्हीं को नियंत्रण करना है, पूरे भारत पे। तो नियंत्रण करने के लिए बहुत ज्यादा अब हमें कानून व्यवस्था पे भी ध्यान देना होगा। तो कानून व्यवस्था के लिए इन्होंने एक अलग से ही पर्सन बना दिया कि अब आप क्या करोगे, कानूनी व्यवस्था देखने के लिए एक हमें पर्टिकुलर पर्सन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए इन्होंने एक कानून का सदस्य बना दिया, कानूनी सदस्य बना दिया। अब कानूनी सदस्य जो सबसे पहला बना वो कौन था? मैकाले, लॉर्ड मैकाले। अब कानूनी सदस्य के रूप में कौन हो गया, शामिल हो गया, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में शामिल हो गया। अब इस एक्ट में क्या हुआ कि जो भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार इसको दे दिया गया। अब भारत के लिए आप क्या करो, भारत के लिए आप कानून बनाओ, कानून बनाओ। अब एक खास बात और इसमें ये हुई कि जो नियुक्तियां होती थी, जो नियुक्तियों के लिए जो योग्यता निर्धारित की जाती थी, उसके संबंध में जो मानदंड थे वो मानदंड अपना लिए गए और भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। मतलब एक योग्यता रख दी गई कि इस पर्टिकुलर योग्यता का व्यक्ति होगा तो उसकी नियुक्ति की जाएगी, बाकी किसी की नहीं की जाएगी। इससे क्या होगा कि योग्यता के आधार पर हो गया सब, तो भेदभाव समाप्त हो गया। इसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट। इस 53 के चार्टर एक्ट में क्या होता है कि जो विधायी शक्तियां होती हैं और कार्यपालिका शक्तियों से क्या कर दिया गया, उनका पृथक्करण कर दिया गया, उनको अलग कर दिया गया। विधायी शक्तियों को, कार्यपालिका शक्तियों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। विधि बनाने के लिए, मतलब कानून बनाने के लिए एक भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। और क्या किया गया कि जो सिविल सेवा थी, सिविल सेवा में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए और चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ कर दिया गया। कंपटीशन एग्जाम दीजिए, क्वालिफाई होइए और क्या कीजिए, अपना पद प्राप्त कीजिए। तो खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ कर दिया गया। तो एक ओवरव्यू हमें ये लग गया। बेसिकली जब कंपनी का शासन भारत के अंदर था तो उसने मोटा मोटा क्या क्या काम किया था वो चीज़ हमने इसमें देख ली। बाकी अब जो क्वेश्चन हम करेंगे तो थोड़ा उसमें भी हम थोड़ा और ब्रीफिंग कर लेंगे, थोड़ा सा और उसके बारे में जान लेंगे। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पीसीएस मेंस 2010 में।
यूपीपीसीएस के 2010 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो सबसे पहले ही हमने पढ़ा था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में बनाया गया था। कब? 1774 में। तो ऑप्शंस इसके दिए हुए हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सर्वोच्च न्यायालय पूछा है कब स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पिट्स का भारत अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट जिसको बोलते हैं 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। तो हमने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर होगा पहला। पहला इसका ऑप्शन करेक्ट है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया था? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो यूपीपीसीएस 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी हम देखते हैं आगे कैसे और स्टेट पीएससीज में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया है। देखो, एक खास बात क्या होती है एग्जाम जब हम सॉल्व करते हैं, तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पूछा है यूपीपीसीएस 2003 में, प्री में पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसमें एक खास बात हम क्या देखेंगे कि जैसे इस तरह के कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन पूछा है, कूट को सही चयन करना है, हमें सूचियां मिलानी है 1 और 2। पूछा है नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो इसके टाइमिंग पूछी है, ये पूछा है कि किस किस अधिनियम के तहत इनको बनाया गया था। तो अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा है, हमें अगर ये चीज़ याद हो गई है, इस पर्टिकुलर वीडियो से अगर हमें ये क्वेश्चन याद हो गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हुई है, अगर आपको एक ये भी पॉइंट याद है तो इस पॉइंट को याद करने से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर हमें नहीं पता है नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई है, हमें नहीं पता है इंग्लिश मिशनरी भारत में कब आए, या गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत हुई, केवल हमें ये पता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हुई है, नियामक अधिनियम के माध्यम से हुई, तब हम क्वेश्चन कर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि बी का कौन सा है, हम देखते हैं कि बी का ऑप्शन है पहला बी दिया हुआ है, पहला केवल और केवल बी में, तो हम बी आंसर लगा देंगे। लेकिन हमें क्या होता है, फिर भी हम अब घटना चक्र करने से हमें ये फायदा मिलता है कि हम चीज़ों को बार बार रिवीजन करते हैं। जैसे हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर हमें क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें यूपीपीसीएस में भी पूछेगा, ये किसी दूसरे स्टेट पीएससी में पूछेगा, ये यूपीएससी में भी पूछ लेगा, इसलिए इसका रिविजन बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ से हमें पूरा एक आइडिया लग जाता है अगर हम चीज़ों को भूल भी रहे होते हैं तो, और अगर हमने नहीं भी पढ़ा है तब भी हम इसको यहाँ से याद कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, अगर हमें पहला क्वेश्चन पता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई है, तो आप ये बताइए क्या आपको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत थी? नहीं ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए एग्जाम में तो आप इसको तो ईजिली सॉल्व करके ले जाएंगे। ये इसका बेनिफिट होता है घटना चक्र को पढ़ने का। अब इसमें क्या कहा गया है कि देखिए कि जो नियामक अधिनियम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें क्या किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स का भारत अधिनियम 1784 में क्या किया गया है, नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई है। चार्टर अधिनियम 1813 में कहा गया है कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति दी गई थी। और चार्टर अधिनियम 1833 की बात करें तो जो गवर्नर जनरल है उसकी परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी। अभी हमने पढ़ा था लॉर्ड मैकाले ऐसा पहला व्यक्ति था जिसको नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। पहला ऑप्शन दिया है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा दिया है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तीसरा दिया है प्राच्य एवं आंग्ल विद विवाद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, 1, 2, 3 ये हमें देखना है। तो हमें ये बताना है कि अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब पड़ी।
अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब पड़ी? अभी हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ देखी थी कि जो 1813 का चार्टर एक्ट है, इस 1813 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया था? 1 लाख रुपए देने की बात हुई थी शिक्षा के लिए, इस तरह का प्रावधान लाया गया था। तो पहला तो ठीक होगा। अब जैसे हमें ये नहीं पता है कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन ठीक है कि नहीं है, बट इसका एक्सप्लेनेशन देख के आपको ये आंसर का आइडिया लगेगा कि हाँ इसमें तीनों ठीक है। जैसे आपने टॉपिक पढ़ लिया लेकिन ये चीज़ नहीं पढ़ी है आपने, तो घटना चक्र पढ़ने का आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा। तो इसमें कहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया था। मतलब क्या है? ओरिएंटल शिक्षा होती है प्राच्य, प्राचीन, प्राचीन मतलब जो भारत की जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, लोग उसको पढ़ते थे, उससे चीज़ें सीखते थे। तो क्या होता था कि जो अंग्रेज होते थे अपने यहाँ से सामान लाते थे, अपने यहाँ की जो ड्रेसिंग सेंस यहाँ पे सिखाना चाहते थे, या यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे कि वहाँ यहाँ के जो लोग हैं भारतीय, वो वहाँ की चीज़ों को अडॉप्ट कर लें। तो जो क्योंकि वो भारतीय शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो ऐसा उनके लिए ईजी नहीं हो पा रहा था कि भारतीयों को इस तरह से वो अपनी तरफ मोड़ सकें। इसलिए उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इनकी शिक्षा को ही हटाओ, इनकी शिक्षा को रिप्लेस करके अपनी शिक्षा लेकर आओ। तो पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया उन्होंने, पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया, और जो हमारी ओरिएंटल शिक्षा थी उसको हतोत्साहित किया, उसके बारे में नेगेटिव बातें बोली जो लोगों के दिमाग में घर कर रही थी। और 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम में उन्होंने क्या किया कि भारत में शिक्षा का प्रचार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1823 की जो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन थी उसका गठन किया गया, और इस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। और इसमें क्या किया गया कि 10 यूरोपीय सदस्य शामिल कर दिए गए कि 10 यूरोपीय सदस्यों को मिलके ये काम करना है, और उनका अध्यक्ष बना दिया गया लॉर्ड मैकाले को। इसके बाद जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेटिंग, ठीक है, इसके शासनकाल में क्या हुआ? 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के जो समर्थक नेता थे उनका नाम था ट्रेविलियन। ये कौन थे? जो आंग्ल शिक्षा के समर्थक थे भारत के अंदर। और भारत में जो ओरिएंटल प्राच्य शिक्षा के जो समर्थक थे उनका नाम था H.T. प्रिंसेप उनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यूपी आरओ और एआरओ के मेंस में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ, अच्छा एक चीज, ये जो हमने पहला क्वेश्चन करा है इसके पहले ये जो क्वेश्चन किया है ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2003 में पूछा गया था, और ये जो क्वेश्चन है अंग्रेजी शिक्षा की नींव, तो ये आईएएस प्रीलिम्स 2018 में पूछा है, यूपीएससी में आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो आप ये देखिएगा कि इसी टॉपिक को पढ़ने के बाद इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये आइडिया लगेगा यहाँ से कि पीसीएस के लिए यूपीएससी के लिए अलग से नहीं पढ़ना है। पीसीएस के जो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, जो टॉपिक पढ़ते हैं, वैसा ही हमें पढ़ना पड़ता है आईएएस प्रीलिम्स के लिए। थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, टॉपिक तो सेम ही रहते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? मतलब ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसमें भारतीय थे वो प्रशासन में हिस्सा ले सकते थे? किस अधिनियम के तहत इस तरह के प्रावधान किए गए? ये यूपी पीसीएस में पूछा है ये क्वेश्चन, और ये आया है क्वेश्चन 2012 में पूछा है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में। ऑप्शंस दिए हैं चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 कि किस में ये प्रावधान किए गए। तो चार्टर एक्ट 1833 में ये प्रावधान किया गया कि जो भारतीय हैं वो भी शासन में हिस्सेदारी ले सकते हैं। इसमें क्या क्या प्रावधान था? 1813 के जो चार्टर एक्ट आया था इसकी जो धारा थी, धारा 87, धारा 87 सबसे, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, सबसे महत्वपूर्ण थी। कैसे महत्वपूर्ण थी? इसमें कहा गया कि जो किसी भी भारतीय क्राउन की देशज प्रजा, क्योंकि क्राउन का शासन था इसलिए उसकी देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी भी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद
या सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकता। धर्म, जन्म स्थान या वंशानुक्रम या वर्ग के आधार पर उनमें कोई भेदभाव नहीं कर सकते हो आप। और राजनीतिक आंदोलन में 1833 का जो एक्ट है, इसकी ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि लोगों की भागीदारी यहाँ से प्रशासन में शुरू हो गई थी। तो हमने यहाँ पे देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन करने के लिए भारत में क्या क्या अधिनियम बनाए, क्या क्या उन्होंने प्रावधान यहाँ पे लागू किए। तो ये हमने देखा कि ये जो अभी देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने देख लिया धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम। तो इस आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं जॉब के लिए। भारत में जो संविधान है उसका समता का अधिकार इसमें दिया हुआ है, ये प्रावधान वहाँ पर भी हैं। तो ये कहते हैं इसलिए भारत का संवैधानिक जो विकास है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के शासन करने से ही शुरू हो जाती है, जब वो नए नए अधिनियम लाते हैं। तो इस सीरीज में हमने ये देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रिटिश जो ताज, जो क्राउन का शासन भारत में हुआ था, तो उसने अपना शासन करने के लिए भारत में किस किस तरह के अधिनियम बनाए थे और वो भारत के संवैधानिक विकास में किस तरह से हेल्प करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई है, आपको कोई हेल्प लगी है, कि आपको हेल्प मिली है इस वीडियो से, तो लाइक करके आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपके किस तरह का कोई सजेशन या क्वेरी है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।